कि ये निचली जाति का है। तो कुछ लोग डंडे लेकर और गुस्से में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कमरे के पास में पहुंच जाते हैं और उसको डराने धमकाने लगते हैं। बात अब ज्यादा बढ़ चुकी है, मारपीट तक का बात हो चुका है। तब डॉक्टर भीमराव जी थोड़ा बहुत बीच बचाव करते हुए समझाते, वहां से सब लोग निकल जाते हैं। समाज में हर तरफ से अपने आप को समानता में रखने का अधिकार दोस्तों कभी नहीं मिला होता। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। उतना पैसा नहीं है, ना ही उतनी जमीनें हैं और ना ही उतना पॉलिटिकल पावर है। तो आगे बढ़ने के लिए उन सभी के पास में सिर्फ एक ही रास्ता है, इंसान जो भगवान के स्वरूप में माने जाते हैं, जिसको समाज जिनकी आज पूजा करता है, क्यों ना करे दोस्तों। समाज की एक प्रकार से ये समझ लीजिए मजबूरी बन जाती है कि औरतों को भी अपने हिसाब से प्रजनन करने की जो राइट्स थे वो उनको नहीं हुआ करते थे। इसके नमस्कार दोस्तों, आज है 14 अप्रैल। हमारे देश के एक महान राजनीतिज्ञ और महान विद्वान तथा भारत रत्न प्राप्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है। तो सर्वप्रथम आप सभी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को सन 1990 में भारत रत्न का अवार्ड मिल गया था। 2004 में फर्स्ट कोलंबियन हेड का अवार्ड भी मिला था। उसके बाद 2012 में ग्रेटेस्ट इंडियन का अवार्ड पाए और उसके पहले 1956 में बोधिसत्व का भी उनको अवार्ड मिला था। बोधिसत्व दोस्तों उनको कहा जाता है जो व्यक्ति अपने खुद के अपने पर्सनल मुक्ति के बारे में ना सोचकर उन सभी लोगों के बारे में सोचता जो उससे जुड़े हुए हैं, साथ में उसका जो पूरा समाज होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सच्चे बोधिसत्व थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एमए की पढ़ाई अपनी मुंबई यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करने के बाद में अपनी हाई एजुकेशन के लिए वो कोलंबिया निकल जाते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए, पीएचडी और उसके बाद में एलएलडी की पढ़ाई पूरी करते हैं। एलएलडी की पढ़ाई पूरी करने के बाद में बाबा साहब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में निकल जाते हैं, वहां पर और उच्च शिक्षा को प्राप्त करने के लिए, जहां पर वो एमएससी और डीएससी जैसी हाई डिग्रियों को हासिल करते हैं। हाई डिग्री हासिल करने के बाद में वो गेज इन में जाते हैं, जहां पर वो बैरिस्टर एट लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। दोस्तों महर जात यानी कि छुआछूत की जात में राम जी सकपाल और उनकी पत्नी भीखाबाई को 14वें पुत्र की प्राप्ति 14 अप्रैल सन 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म होता है, जिनके बचपन का नाम भीवा होता है। दोस्तों बाबा साहेब के नाम से मशहूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर था। 6 साल के हुए दोस्तों तब ये स्कूल जाने के लिए अपने पिता से उन्होंने प्रस्ताव रखा। इनके पिता मेजर सूबेदार के पद पे थे, इसीलिए ये सौभाग्य उनको मिल सका। माता जी को ये बात अच्छे से पता था कि वो एक महर जात के हैं जो समाज के हिसाब से छुआछूत की जात में माने जाते हैं। तो ऐसे में जहां हम लोगों को अपने समाज के लोगों से इतनी सारी प्रताड़नाएं, इतनी सारी परेशानियां सुननी पड़ती, इतनी सारी बेइज्जती होती है लोगों के आसपास बैठने पर, उनसे बातें चीतें करने पर, तो अगर मेरा बेटा जा रहा है स्कूल में पढ़ाई करने के लिए तो उसको कितनी सारी प्रॉब्लम्स का पहले से ही सामना करना पड़ेगा। भीमाबाई ने भीवा को समझाया कि अगर स्कूल जा रहे हो तो अच्छे से पढ़ाई करोगे तभी आप लोगों से आगे निकल पाओगे, क्योंकि भीमाबाई को यह बात अच्छे से पता था कि जहां हम महर जात के लोग हैं जो छुआछूत के माने जाते हैं, वहीं अगर वो स्कूल में जाएगा तो उसके साथ में कैसा व्यवहार होगा। इस बात को लेकर वो काफी चिंतित हुआ करती थी और उनके मन में हमेशा से इस बात का डर था कि अगर ये मेरा बच्चा स्कूल जाएगा तो इसको पता नहीं कितने सारे ताने और कितनी बेइज्जतियां सुननी पड़ेगी, जो कि वो नहीं चाहती थी। जैसा दोस्तों भीमराव अंबेडकर और उनके भाई के साथ में स्कूल गए, लेकिन उनको कभी क्लास में बैठने नहीं दिया गया। उनको इतना प्रताड़ित किया गया और साथ में उनको बोला गया कि वो गेट के बाहर ही बैठे, कभी वो क्लास के अंदर नहीं बैठ सकते थे। क्लास के द्वार पर ही, जहां पर बच्चों के हमेशा चप्पल निकाले जाते थे, वहीं पर उनको बिठाया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने घर से एक दरी और बिछाने के लिए लाते थे, उसी पर वो बैठते और उसको समेटकर फिर से वो घर ले जाते। वहां पर छोड़ते भी नहीं थे कि ये किसी को छू जाएगा। उनको पानी पीने के लिए भी वहां पर स्कूल में जो पानी पीने की व्यवस्था थी वो एक मटका था, उस मटके से वो खुद पानी लेकर नहीं पी सकते थे। वहां पर एक प्योन था, चपरासी था, वही उनको पानी पिलाता था। अगर उन्होंने अपने बायोग्राफी में लिखा भी है कि जिस दिन प्योन नहीं आता था उस दिन उनको पूरा दिन भूखे प्यासे रहना पड़ता था, उनको पानी तक नसीब नहीं होता था, पानी नहीं मिलता था। सोच के देखिए दोस्तों क्या हालत रही होगी उन दिनों की, जब एक बच्चा को स्कूल में जाए उसके साथ में ऐसा ट्रीट किया जाए, उसकी मेंटालिटी कैसी होगी। लेकिन फिर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पढ़ने की एक ऐसी इच्छा, एक ऐसी ललक कि वो इन सभी बातों पर ज्यादा ध्यान न देकर सिर्फ पढ़ाई पर ही फोकस करते रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जब थोड़ा बहुत सहयोग मिला तो ये अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए मुंबई यूनिवर्सिटी चले गए। वहां मुंबई यूनिवर्सिटी में दोस्तों पढ़ाई करने के बाद में वो कोलंबिया निकल गए अपनी उच्च शिक्षा की पढ़ाई करने की।
दोस्तों कोलंबिया में ऐसी प्रथा नहीं थी कि वहां जाति पात या ऊंच नीच की भावना रखी जाए, वहां पर सिर्फ गोरे काले का भेद रखा गया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस समय काले नहीं थे, तो उनको उस क्रिटिसिज्म का सामना नहीं करना पड़ा, जिसकी वजह से वो लोगों के साथ में समानता के व्यवहार में पले बढ़े और वहीं पर उन्होंने जितनी सारी अपनी डिग्रियां हासिल की, उस डिग्रियों को हासिल करने के बाद में जब वो विदेश से लॉ की पढ़ाई करके पुनः भारत आए, तो वो गायकवाड़ के पास में जाकर कानून मंत्री के पद पर जाकर कार्यरत हो गए। लेकिन दोस्तों यहां भी उनके साथ में परेशानियां बहुत थी। पढ़ाई तो उन्होंने अच्छी कर ली थी, स्टेटस अपना बना तो लिया था, लेकिन अभी भी वो जो ऊंच नीच की भावना थी, वो जो लोगों के लिए अछूत वाली भावना थी, ये अभी भी बहुत ज्यादा थी। इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी वहां के पियोन उनको कभी पानी नहीं दिया करते थे। उनको फाइल अगर जरूरत पड़ती तो वो फाइल लाकर सीधा उनके मुंह पर फेंक दिया करते थे या फिर उनके डेस्क पे फेंक दिया करते थे, और ये बोलकर हमेशा ताना मारा करते थे कि एक निचली जाति का, एक महर जाति का कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो जाए, वो हमारा साहब नहीं हो सकता कभी। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपनी कुर्सी, अपना मेज खुद ही साफ करना पड़ता था और अपनी पानी पीने की व्यवस्था को खुद ही उनको देखना पड़ता था। कोई भी ऐसा नहीं था ऑफिस में या फिर जिस जगह पर, जिस पद पर वो काम कर रहे थे वहां के आसपास में, कि उनको उस पद के हिसाब से उनको ट्रीट किया जाए। इतनी सारी चीजें होने के बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को कभी अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों विदेश से पढ़ाई करने के बाद में, कानूनन पद पे आने के बाद में, जब उन्होंने कमरा खोजने की शुरुआत की, उनको रहने के लिए कि कोई कमरा मिल जाए रहने के लिए, तब उन्होंने जब हिंदू धर्म में देखा तो जात पात की बहुत ज्यादा भावना थी, तो उनको लगा कि यहां तो मुझे कमरा नहीं मिल सकता है। तब उन्होंने पारसी धर्म में जाकर एक धर्मशाला में पता किया, तब उनको एक बहुत ही पुराना कमरा मिला जो बिल्कुल कबाड़े से भरा हुआ था। फिर वो एक साइड में रहने के लिए मान जाते हैं और उसी कमरे में वो रहते। ऐसे ही करते करते 11 से 12 दिन ही बीते होते हैं कि पारसी लोगों को कहीं से ये भनक पड़ जाता है कि ये निचली जाति का है। तो कुछ लोग डंडे लेकर और गुस्से में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कमरे के पास में पहुंच जाते हैं और उसको डराने धमकाने लगते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समझाते हुए कहते हैं कि आप लोग तो पारसी हो, आप तो हिंदू भी नहीं हो। हिंदू में जाति पात की भावना है, लेकिन आप लोगों में ये सारी भावना तो नहीं है। पारसी लोग इस बात को काटते हुए कहते हैं कि तुम ये सारी बातें मत करो, तुम एक अछूत हो और तुमने हमारे धर्मशाला को अधर्म कर दिया है। उसके बाद पारसी लोग वहां से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कमरे से निकाल देते। अब भीमराव अंबेडकर जी करते तो क्या करते? तो जिस समय बैरिस्टरेट लॉ की पढ़ाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विदेश में कर रहे थे, उस समय वहां पर उनका एक मित्र था जो भारत में रहता था, वो एक ईसाई था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस ईसाई मित्र से उन्होंने हेल्प मांगी। तो उस ईसाई मित्र ने कहा कि मुझे तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, लेकिन मेरे यहाँ जो काम करने वाले हैं वो तुम्हारे इस छुआछूत की जाति से मेरे यहाँ से काम पे आना बंद कर देंगे और उसी दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और साथ में मेरी पत्नी भी मेरे साथ नहीं रहेगी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समझ गए कि उनकी कोई नहीं हेल्प करने वाला है। भीमराव अंबेडकर जी इस बात से बहुत ज्यादा आहत होते हैं और उसके बाद में वो अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं कि जो धर्म एक को जन्म से श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताता है, वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का एक षड्यंत्र है। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की परेशानियां यहीं पर खत्म नहीं होती है। एक बार फिर जब वो नासिक से अपने दोस्तों के साथ में औरंगाबाद जा रहे होते दौलताबाद का किला देखने के लिए, वो औरंगाबाद दौलताबाद किला पर पहुंचते तो सब लोग धूल और मिट्टी से बिल्कुल लथपथ हो चुके होते। तो किला के बाहर एक हौद होता है, उस हौद में दोस्तों पानी रहता है। उस पानी से लोग क्या करते हैं, अपने चेहरे हाथ पांव को धुलते हैं, मिट्टी को साफ करते हैं। तब तक वहां पर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग डंडे लेकर गुस्से में पहुंच जाते हैं। उनको कहीं से पता चल जाता है कि ये लोग नीची जाति के हैं। अब वो लोग आते हैं गुस्से में, लोगों को धमकाते हैं, काफी कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, ऊंच नीच बोलते हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी समझाते हुए बोलते हैं कि आप तो भाई मुस्लिम हो, आपके जात में, आपके धर्म में ऐसा कुछ भेदभाव तो है नहीं, फिर आप लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तो मुस्लिम भाइयों ने कहा कि ये सारी बकवास जैसी बातें हमसे ना किया करो, तुम लोग नापाक हो, तुम मजहबी नहीं हो, तुम लोगों ने इस किले के पानी को छूकर भी इस पानी को भी नापाक कर दिया है, यहां से निकल जाओ नामुरादो। और उसके बाद में जब भीमराव अंबेडकर जी को लगा कि बात अब ज्यादा बढ़ चुकी है, मारपीट तक का बात हो चुका है,
तब डॉक्टर भीमराव जी थोड़ा बहुत बीच बचाव करते हुए समझाते, वहां से सब लोग निकल जाते हैं। हालांकि बाद में आकर वो किले पर टहलते घूमते हैं। तो इन सारी घटनाओं से बाबा साहब बहुत आहत होते हैं और ये देखते हैं कि किसी भी धर्म में चले जाओ, सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, ये जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की भावना ना किसी का कभी पीछा नहीं छोड़ती। और अपनी बायोग्राफी में फिर लिखते हैं कि जो हिंदू, ईसाई और पारसी के अछूत हैं, कि जो हिंदू, ईसाई और पारसी के अछूत हैं, वो मुसलमान के लिए भी अछूत हैं। दोस्तों, इतनी सारी परेशानियों को सहते हुए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत में ही रहे और समाज कल्याण के लिए काम करते रहे। वो चाहते तो विदेश में निकल जाते, जहां पर वो प्रोफेसर की एक अच्छी खासी नौकरी कर सकते थे और अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से बिता सकते थे, क्योंकि उनके पास में इतनी ज्यादा डिग्री और इतना ज्यादा नॉलेज था कि उनको प्रोफेसर की नौकरी हर जगह से ऑफर हो रही थी। एक बार जरा सोच के देखिए दोस्तों कि अगर वो समय आज भी होता, अगर भीमराव अंबेडकर जी ने उस समय उस चीज को खत्म नहीं किया होता, आज भी वो समय होता, तो क्या आज आप ये वीडियो देख रहे होते? मे भी हो सकता है ये वीडियो आज मैं बनाने के लायक ही नहीं होता, या फिर मुझे ये वीडियो बनाने ही नहीं दिया जाता। साथ में मुझे इस लेवल तक बोलने का, इस लेवल तक अपनी आवाज को उठाने तक, और साथ में समाज में हर तरफ से अपने आप को समानता में रखने का अधिकार दोस्तों कभी नहीं मिला होता। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों, जो लोग कहते हैं ना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दलित समाज का, अपने समाज का उन्होंने बहुत ज्यादा कल्याण किया है, वो लोग ना बहुत छोटी सी बात करते हैं। तो अगर अनजाने में आपको अगर जानकारी नहीं है, आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में नहीं जानते हैं और उनके बारे में कोई भी अपशब्द आप निकालते हैं, तो फिर दोस्तों आपसे बड़ा अज्ञानी और कोई नहीं है। दोस्तों, समाज में ऐसी बहुत सारी कुरीतियां थी, समितियों के साथ साथ में समाज में ऐसी बहुत सारी प्रथाएं थी, जिसकी वजह से हर इंसान का सर उठा के लगभग जीना नामुमकिन था। दोस्तों, मंदिर में किसी को जाने नहीं दिया जाता था, क्योंकि कोई निचली जाति का है तो कोई उसके लायक नहीं है, कोई पिछड़ा वर्ग का है, कोई कुछ है। हर किसी को मंदिर की सीढ़ियों पर भी चढ़ने नहीं दिया जाता था। दोस्तों, इस प्रथा को खत्म करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। पानी के लिए भी उन्होंने समानता दिलाई कि ऊंच नीच की भावना जो रखते थे, और साथ में लोगों को पानी नहीं पीने दिया जाता था। उनके साथ भी हुआ दोस्तों कि जब वो स्कूल में थे, उनको पानी नहीं पिलाया गया। अगर प्योर नहीं आए तो पानी नहीं पी, अपने से निकाल के पानी नहीं पी सकते, अपने से पानी ले नहीं सकते, चाहे वो कुएं से हो चाहे कहीं से भी हो। तो दोस्तों, उस चीज को भी उन्होंने खत्म किया। आज हर किसी के पास में अपना अपना खुद का जल का स्रोत है, जिससे कोई इंसान पानी के लिए तो बिल्कुल परेशान नहीं होता है। तो जो उस समय का मजदूर वर्ग था, जो काम किया करता था, समाज में काम किया करता था, मजदूरी किया करता था, फैक्ट्री में काम किया करता था, दोस्तों उसके लिए भी कानून बनाया गया कि अगर किसी भी मजदूर से कोई भी अगर 8 घंटे तक काम कराता है, तो उसके ऊपर जितना वो काम करा रहा, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा वेतन देना पड़ेगा। दोस्तों, पहले दोस्तों ये कानून नहीं था। लोग जाया करते थे, 10 घंटा 12 घंटा लोग काम करा लिया करते थे, 14-14 घंटे तक काम करा लिया करते थे, उतना ही तनख्वाह देते थे। उसके बाद में जब फिक्स टाइम कर दिया गया कि 8 घंटे ही आप ड्यूटी करा सकते हैं, अगर इसके बाद आप कराते हैं तो उससे उनको एक्स्ट्रा तनख्वाह भी आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जब मां की मृत्यु हो रही थी, उस समय बीमारी के कारण जब वो मर रही थी, तो उस समय कोई भी वैद्य उनके घर नहीं आया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो छुआछूत की जाति से बिलोंग करते थे। दोस्तों, उन्होंने इस प्रथा को भी खत्म किया और हर प्रकार के लोगों को जो आज एक अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, जो एक अच्छी सुविधाएं मिलती, वो चाहे जिस कैटेगरी का पर्सन हो, चाहे ऊंच नीच जाति का हो या फिर बड़े से बड़े जाति का हो, उसको एक समानता की दृष्टि से देखकर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है ना। ये सब कुछ, चाहे वो 5 स्टार वाले हॉस्पिटल हो या फिर शुरुआती के हॉस्पिटल हो, अगर हर जगह कोई भी मरीज अपना इलाज करा रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही देन है। दोस्तों, किसी भी बात के लिए तर्क वितर्क करने में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के आगे कोई नहीं टिकता था। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमेशा कहते थे, शिक्षा शेरनी का वो दूध है दोस्तों, जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। पांव में चप्पल हो या ना हो, लेकिन हाथों में किताबें जरूर होनी चाहिए। तो जब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा और संविधान में मानवाधिकार लिखा, तो मानवाधिकार में सबसे पहले समानता का ही उन्होंने अधिकार लाया था। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 में खास करके उन्होंने समानता के अधिकार को ही फोकस किया और उन्होंने अस्पृश्यता का अंत किया कि ऊंच नीच की भावना से अगर कोई भी किसी के साथ में ट्रीट करता है, तो इसके लिए उसको सजा भी हो सकती है, यानी कि इसको एक अपराध माना गया।
दोस्तों एक ही जीवन में कई सारी जीवन के बराबर जीवन जी कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि सिर्फ इसका एक ही रास्ता है और वो है किताबें यानी कि आपकी शिक्षा। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जैसे ही अगर आपके भी परिवार या समुदाय या समाज में उतना पैसा नहीं है, ना ही उतनी जमीनें हैं और ना ही उतना पॉलिटिकल पावर है, तो आगे बढ़ने के लिए उन सभी के पास में सिर्फ एक ही रास्ता है और वो रास्ता है शिक्षा का रास्ता। इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके साथ में आज जिसकी स्टोरी बता रहा हूं यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो खुद हैं, एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे जहां से वो शिक्षा की मदद से ही आज वो संविधान लिख पाए, इतने बड़े वो पद पर दोस्तों पहुंच पाए तो वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की बदौलत ही हो पाया। भीमराव अंबेडकर के जैसे आज के टाइम में दोस्तों इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, शिक्षा के मामले में आज आपके पास में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप टेक्नोलॉजी यानी मोबाइल के माध्यम से, एंड्रॉइड के माध्यम से या फिर जितनी सारी टेक्नोलॉजी है उसके माध्यम से आप जगह जगह की शिक्षाएं प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े प्रोफेसर्स की स्पीच और बड़े बड़े प्रोफेसर्स की ऐसी क्लासेस जो आजकल यूट्यूब पर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको नियर अबाउट फ्री में ही मिलती है। तो दोस्तों अगर आपके पास में ये बहाने हैं ना कि मेरे पास में अच्छी शिक्षा नहीं है, मुझे अच्छा कोई टीच करने वाला नहीं है, मेरे पास अच्छे टीचर नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से सिखाने वाला नहीं है, तो दोस्तों अगर पढ़ने की जिद हो, अगर कुछ पाने के लिए आपने ठान लिया है ना तो वो जिद आपको सब कुछ दिला देगा। जब भीमराव अंबेडकर जी ने ठान लिया था कि मुझे पढ़ाई करना, इन सभी बातों पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, तब वो दोस्तों पढ़ाई कर पाए थे। ऐसे ही आपके पास में आज जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज करके आप बहुत गहराई तक की शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ये वीडियो भी अगर आप देख रहे हैं ना तो ये टेक्नोलॉजी की मदद से ही आप देख पा रहे हैं। दोस्तों आपको कभी ना अपनी जात या समाज को लेकर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। आप जिस समाज या जिस जाति से उस पर आपको हमेशा गर्व होना चाहिए। दोस्तों अगर आपने 12th फिल्म मूवी देखी होगी तो आपने ये सीन जरूर देखी होगी। तुम्हारा लड़ाई है ये, हम सबका लड़ाई है। एक का जीत होगा ना तो करोड़ों भेड़ बकरियों का जीत होगा। तो ऐसे ही आपकी जीत सिर्फ आपकी जीत नहीं होती है, आपके आसपास के समाज के लिए उन हजारों लोगों की जीत होती है जो आपको इंस्पिरेशन मान के आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताता हूं। तो भारत के झंडे में जो आपने अशोक चक्र देखा होगा वो अशोक चक्र को लगवाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। भीमराव अंबेडकर 9 भाषाओं के जानकार थे और साथ उनके पास में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 9 भाषाओं को जानते थे। 9 भाषाओं को जानने के साथ साथ उनके पास में दोस्तों 32 डिग्रियां थी। आज के टाइम में किसी के पास में 2-4 डिग्रियां तो होती है। सोचिए दोस्तों उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पास में 32 डिग्रियां थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कितनी पढ़ाई कर रखी थी। दोस्तों सन 1938 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की खुद की एक लाइब्रेरी हुआ करती थी। उस लाइब्रेरी में 5000 से ज्यादा बुक्स हुआ करती थी पढ़ाई करने के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि 32 डिग्रियों को हासिल जिन्होंने किया, आज भी वो एक फुल कमरे को बना कर रखे जिसमें 5000 दोस्तों किताबें थी, 5000 किताबों की लाइब्रेरी थी। और सन 1956 तक दोस्तों पहुंचते पहुंचते जब उनका लास्ट समय आया था उस समय दोस्तों उनके पास में 35,000 से ज्यादा किताबें हो गई थी। आजकल के लाइफ में दोस्तों अगर हम सबके पास में 8-10 किताबें हो तो लास्ट टाइम तक पहुंचते पहुंचते वो 10 किताबें 0 किताबें बन जाती हैं। दोस्तों 21 वर्ष तक आते आते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लगभग सभी धर्मों की उन्होंने पढ़ाई कर ली थी। आजकल के युवा पीढ़ी जो 21 वर्ष के हैं वो क्या है वो आप आसपास अपने देखकर आप अच्छे तरीके से उन पर अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय पढ़ाई का क्या जज्बा रहा होगा, जहां पर 21 साल की उम्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लगभग सभी धर्मों की पढ़ाई कर ली थी। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी किया, वो भी विदेश में जाकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी थे। कश्मीर में लगी आर्टिकल 370 के खिलाफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसी समय से थे जिसको हाल ही में दोस्तों आर्टिकल 370 को कश्मीर से हटाया गया। दोस्तों इतने पढ़े लिखे और महान इंसान जो भगवान के स्वरूप में माने जाते हैं, जिसको समाज जिनकी आज पूजा करता है, क्यों ना करे दोस्तों। समाज की एक प्रकार से ये समझ लीजिए मजबूरी बन जाती है, क्योंकि अगर इतने महान लोगों को, ऐसे महान लोगों की अगर वो पूजा नहीं करेंगे तो फिर किसकी पूजा करेंगे। अगर उनके आदर्शों को फॉलो नहीं करेंगे, उनके विचारों को फॉलो नहीं करेंगे, उनके सिद्धांतों को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर किसको करेंगे।
जिनके द्वारा बनाए गए संविधान से ही आज हर किसी को समानता का अधिकार मिला हुआ है, उनकी लोग पूजा क्यों ना करें। हर किसी को सर उठाकर जीने का जो आज जज्बा मिला हुआ है, हर किसी को हर किसी के सामने अपनी बात रखने का जो उसको अधिकार मिला हुआ है, हर तरह से अपने जीवन को खुलकर जीने का जो उसको अधिकार मिला हुआ है, ये सब किसकी देन है? ये सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही देन है, यानी बाबा साहेब की ही देन है। इसीलिए दोस्तों दलित वर्ग जो होता है उनको अपना भगवान मानता है। सिर्फ दलित के लिए नहीं सारी चीजें किया, आज समानता का अधिकार दोस्तों सबको है। महिलाएं जो आज स्कूल में पढ़ रही हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, दोस्तों हर जगह पर समानता का अधिकार दिलाने वाले दोस्तों इक्वल पार्टिसिपेशन का, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे वो सामाजिक हो, हर प्रकार के अधिकारों को दिलाया किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। हर उस स्त्री को, हर उस पुरुष को जो फैक्ट्री में काम किया करते थे उनको समान दर्जा नहीं दिया जाता था, या जात पात के हिसाब से उनको हेय दृष्टि से देखा जाता था, उस हिसाब से उनको कामों में बांटा जाता था, उनके टैलेंट और उनके शिक्षा को ना ध्यान में रखते हुए दोस्तों इस इक्वालिटी को भी लाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही। दोस्तों औरतों को भी अपने हिसाब से प्रजनन करने की जो राइट्स थे वो उनको नहीं हुआ करते थे, इसके लिए आवाज उठाया किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। ऐसे ही दोस्तों बहुत सारी प्रथाएं थी जिसमें महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया जाता था, बाल विवाह हो जाता था, सती हो जाती थी, या फिर पूरा उम्र विधवा रहती थी, पुनर्विवाह कोई कानून नहीं था दोस्तों, उनको समाज कभी अपनाता नहीं था। ये सारी की सारी समानता, ये सारे के सारे अधिकार दिलाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही हैं। पक्ष में दोस्तों, महिलाओं के पक्ष में रहते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं, एकता निरर्थक है महिलाओं के सहयोग के बिना, शिक्षा भी निरर्थक है, उस शिक्षा का कोई मोल नहीं अगर हर स्त्री, हर महिला शिक्षित नहीं है। आंदोलन भी अधूरा है अगर उसमें महिलाओं की ताकत नहीं मिलती। तो दोस्तों उनके सहयोग के बिना, उनकी शिक्षा के बिना, उनकी ताकत के बिना, हर प्रकार से जो एकता है, जो शिक्षा है, जो आंदोलन है, ये सारी चीजें क्या है दोस्तों? निरर्थक या अधूरे हैं। दोस्तों ऐसे ही एक विचारक हैं सफदर हाशमी, जो मजदूरों के लिए कहते हैं कि शिक्षा से ही बदलाव हो पाएगा। सफदर हाशमी जी कहते हैं कि पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूखे मरने वालों, का खा गा घा को सीखो, आलिफ पढ़ना सीखो, आ ई उ को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। दोस्तों आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके लिए गोली बारूद की जरूरत नहीं है, उसके लिए लाठी भालों की जरूरत नहीं है, उसके लिए दोस्तों किताब चाहिए, अक्षर चाहिए, हर चीज को पढ़ना आना चाहिए, कानून संविधान पता हो कि अपने अधिकार को जान सको। दोस्तों जब आप पढ़ लिख कर आगे बढ़े होते तो सिर्फ आप नहीं बढ़ रहे होते, आपकी वजह से आपका समाज बढ़ रहा होता है, आपकी वजह से आपके आसपास के लोग आपको देखकर इंस्पिरेशन के रूप में बढ़ रहे होते हैं, और वहीं पर जिन लोगों की इच्छाएं मर चुकी होती वो सिर्फ आपको देखकर आगे बढ़ रहे होते। तो दोस्तों आज मेरे साथ इस वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और साथ में इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जिसको ये सारी नॉलेज अभी तक नहीं है और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में अभी भी गलत तरीके से सोचता है। तो दोस्तों आज की इस पावरफुल वीडियो से, पावरफुल लर्निंग के साथ में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और उम्मीद है आप अब आज से अपने जीवन में कुछ नया इंप्लीमेंट करेंगे। तो मिलेंगे आने वाले एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।